नमस्ते दोस्तों, विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रियंका नागर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यहां से प्रारंभ करना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो परिचय है वो सर्वप्रथम हमारे लिए स्टार्टिंग में रहेगा। तो मध्य प्रदेश का परिचय जो है वो हम 3 पार्ट में देखेंगे कि एमपी जो है उसके 3 पार्ट में उसका परिचय देखेंगे। एक रहेगा 1947 से 56 तक, दूसरा रहेगा 1956 से लेकर सन 2000 तक और एक रहेगा सन 2000 से लेकर अब तक। तो इस तरीके से क्या रहेगा, एमपी के 3 पार्ट में हम इसका परिचय देखेंगे कि 1947 से लेकर 1956 के बीच में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, 1956 से लेकर 2000 के बीच में क्या स्थिति रही, क्या क्या परिवर्तन हुए शासकीय प्रशासनिक रूप से, जो भी राजनीतिक परिवर्तन आए वो, और फिर 2000 से लेकर अब तक मतलब प्रेजेंट में 2020 तक क्या क्या चेंजेस हुआ वो सब देखेंगे। तो हम आज जो लेना चाह रहे हैं वो है हमारा ये फर्स्ट पार्ट 1947 से लेकर 1956 तक, जो ये 10 साल या 9 से 10 साल का जो इरा है, इस चीज को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि 1947 जब देश आजाद हुआ तब से लेकर तो राज्य पुनर्गठन हुए तब तक, क्योंकि 1956 ये जो हम समय देख रहे हैं तो ये क्या है, आजादी से लेकर राज्य पुनर्गठन जो हुआ, तो ये राज्य पुनर्गठन कब हुए थे 1956 में। आपके अंदर देश में राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में, तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो हम यहाँ तक चलेंगे 1947 से लेकर, तो हम पूरी प्रोसेस देखते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम इसके पहले की पूरी मध्य प्रदेश का मैप देख लेते हैं कि उस समय किस स्थिति में हमारा मध्य प्रदेश था। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक मोटे तौर पर समझाना चाहूँ तो मध्य प्रदेश के क्या थे, 4 बड़े पार्ट थे। अगर देखा जाए तो एमपी क्या है, मध्य प्रदेश 4 बड़े राज्यों में बटा था, या 4 प्रांत बोल सकते हो आप। ठीक, पहला था पार्ट ए, फिर अगर इसको देखें तो 3 बड़े पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 जो प्रांत थे वो पार्ट सी के अंतर्गत ही आते थे। ये पार्ट बी और ये था पार्ट सी। इस तरीके से 3 बड़े बड़े कैटेगरी इन प्रांतों को दी गई थी, जिसमें पार्ट सी के अंतर्गत 2 आते थे, पार्ट बी और पार्ट ए में एक प्रांत आता था। इस तरीके से टोटल हमारे यहाँ 4 प्रांत थे बड़े बड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए को देखना चाहते हैं। तो ए वाला प्रांत कौन सा था, जो सेंट्रल प्रोविंस छत्तीसगढ़, बरार और कौशल, ये जो संपूर्ण एरिया है, मैंने ये जो यहाँ से यहाँ तक जो बनाया है, ये वाला जो एरिया था ये पार्ट ए में आता था। ये पार्ट ए जो था यही हमारे यहाँ का मुख्य प्रांत माना जाता था, जो मतलब थोड़ा एक बड़े रूप में था, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस आता है छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं था। बरार वो जो महाराष्ट्र का हिस्सा है वो बरार है। महाकौशल आज प्रेजेंट में जो जबलपुर के नज़दीकी एरिया जो है उससे संबंधित, वही महाकौशल के अंतर्गत आता था। तो ये जबलपुर है, मंडला है, जो इधर के जो टचिंग एरिया है, जो जबलपुर के चारों तरफ, वही महाकौशल के अंतर्गत है। अब इस पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अब पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल ही वो व्यक्ति हैं जो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, जो 14 राज्य बने उसमें एक मध्य प्रदेश भी था, तो उसी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जिन्हें शपथ दी थी वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और इस तरीके से हम देखें कि सेंट्रल प्रोविंस तो अंग्रेजों के समय ही, जब अंग्रेज का शासन था इंडिया में, तो बरार और सेंट्रल प्रोविंस तभी बनाए गए थे, क्योंकि बताते हैं कि जो ये सेंट्रल प्रोविंस और ये जो एरिया है मतलब 1953 में ही 1853 में ही
किसके अंतर्गत ले लिए गए थे? ये अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ले लिए गए थे। तो 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का इन्होंने गठन करा और बरार का जो गठन हुआ वो 24 अक्टूबर 1936 को करा। अब 1936 वाला जो डेट है 24 अक्टूबर, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस वैश्विक रूप पर पोलियो को उन्मूलन के लिए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसलिए 24 अक्टूबर एक इम्पॉर्टेंट डेट है, उसको आप याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट ए था जिसकी कैपिटल जो थी वो नागपुर थी। ये जो नागपुर है ये इसकी क्या थी? राजधानी। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं पार्ट बी पर। तो पार्ट बी वाला कौन सा है? जो मध्य भारत का हिस्सा था, जो मालवा यूनियन। आज प्रेजेंट में जहाँ मालवा क्षेत्र है और मालवा के आसपास के एरिया हैं, ग्वालियर से लेकर इंदौर और नीचे इधर बड़वानी, इधर रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, उज्जैन, आगर, शाजापुर, राजगढ़, ये जो इलाके थे, शिवपुरी, तो ये जो इलाके जितने भी थे ये सब किसके अंदर आते थे? मध्य भारत या मालवा यूनियन के अंदर। अब ये मालवा यूनियन के जो उस समय सीएम थे वो थे लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी, और इसको क्या है, पार्ट बी की जो कहते हैं कि पार्ट बी का इसको जो दर्जा दिया गया वो दिया गया था 28 मई 1948 को। ठीक है, और इसकी 2 कैपिटल बनाई गई, एक इंदौर बनाई गई और एक ग्वालियर बनाई गई। ग्वालियर को शीतकालीन कैपिटल माना गया और ग्रीष्मकालीन इन्होंने इंदौर को बनाया। ठीक है, इस तरीके से पार्ट बी की 2 कैपिटल थी, बाकी किसी की भी 2 कैपिटल नहीं है, सिर्फ पार्ट बी का आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें 2 कैपिटल थी, इंदौर थी और एक ग्वालियर थी। अब उसके इसमें देखें तो लीलाधर जोशी जो है इसके सीएम रहे। ठीक है, लीलाधर जोशी क्या थे? इसके पार्ट बी के सीएम मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा इसको हमने। ठीक, उसके बाद आता है पार्ट सी। तो पार्ट सी के अंतर्गत 2 आते हैं, एक विंध्य प्रदेश भी आता है और एक भोपाल स्टेट भी आता है। इन दोनों को क्या था? पार्ट सी का दर्जा दिया गया था, वर्ग ग का, मतलब क ख ग के हिसाब से भी इनको आपको हिंदी में अगर पढ़ोगे तो क ख ग भी मिल सकता है। तो ये ग जो है या सी इनको हिस्सा मतलब दर्जा मिला हुआ था। तो विंध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, तो विंध्य प्रदेश की जो कैपिटल थी वो थी रीवा। ठीक है, आज अगर प्रेजेंट में देखें तो जो बुंदेलखंड या बघेलखंड वाला जो एरिया है वो क्या है? विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। हम यहाँ पर लिख सकते हैं भले कि ये जो है विंध्य प्रदेश, तो विंध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या था? बघेलखंड और बुंदेलखंड वाले जो हिस्से हैं या जो एरिया है वो इस विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो इस तरीके से क्या था? हमारा पार्ट सी ये कंप्लीट हुआ। ठीक, अब पार्ट सी का विंध्य प्रदेश हुआ। इसके जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ला थे। और इस तरीके से इसका 1 जनवरी 1950 को इसको पार्ट सी का दर्जा मिला। ऐसे ही भोपाल स्टेट की बात करते हैं, तो भोपाल स्टेट क्या है? स्वतंत्रता से के समय हमारे इंडिया का हिस्सा नहीं था, क्योंकि इस समय यहाँ के नवाब जो हैं, जो सैफ अली खान के जो दादा परदादा ये जो लोग हैं, इन्होंने क्या करा था? उस समय हमारे भारत में विलय के लिए इन्होंने मना कर दिया। तो भारत में इन्होंने जो विलय के लिए इन्होंने मना करा, तो उस समय भोपाल स्टेट आज़ादी के समय हमारा हिस्सा नहीं बना। फिर बाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो एक पूरे भारत को जोड़ने का अभियान बनाया गया, जो रियासतों को इन्होंने एक करा, जैसे तैसे साम दाम दंड भेद की नीति अपना कर, तो उस समय फिर भोपाल स्टेट भी क्या हुआ? हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा बना। और फिर 1 जून 1949 को 1949 को इसे पार्ट सी का दर्जा दिया गया। और भोपाल स्टेट की कैपिटल भोपाल खुद थी। और इसके जो हमारे सीएम थे, उन सीएम का नाम मैं लिखना चाहूँगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो भारत के मुझे बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 11वें, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या करा था? शपथ ली थी शंकर दयाल शर्मा ने।
तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भोपाल के क्या है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब ये मैंने मुख्यमंत्री और इन सबकी लिस्ट यहाँ पर इसलिए बताई है आपको क्योंकि एमपीपीएससी में 2017 के पेपर में, उससे पहले के पेपरों में भी क्या है कई बार क्या है क्वेश्चन इस तरीके से कर लिए गए हैं कि मुख्यमंत्रियों का ही पूछ लिया उन्होंने कि 1952 से लेकर 1956 के बीच उन्होंने ये पूछा कि भोपाल स्टेट का मुख्यमंत्री कौन था। तो अगर हमें पता रहेगा कि शंकर दयाल शर्मा थे तो हमारा वहाँ पर क्वेश्चन सही का आंसर सही रहेगा। ऐसे ही इसका भी पूछ सकते हैं कि पार्ट ए जिसकी कैपिटल नागपुर थी उसके प्रेसिडेंट उसके सीएम कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अब पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में बताया, ये सब हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या है। उस समय अगर हम देखें कि हमारा मध्य प्रदेश किन किन राज्यों की सीमाओं से अपनी सीमा साझा करता था, तो उसमें हम देखें राजस्थान, फिर इधर उत्तर प्रदेश। अगर देखें कि उत्तर पश्चिम एरिया, ये उत्तर है और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के मध्य का क्या रहेगा एरिया, उत्तर पश्चिमी। तो मध्य प्रदेश की उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा राजस्थान से होती थी। फिर अगर उत्तर पूर्व की सीमा देखें तो किससे होती थी, उत्तर प्रदेश से। पूर्वी सीमा बिहार से। बिहार इसलिए क्योंकि बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये तीनों राज्य आज प्रेजेंट स्थिति देखें अगर 2020 की, तो छत्तीसगढ़ की सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। पर उस समय छत्तीसगढ़ हमारा अभिन्न हिस्सा था, इसलिए तीनों राज्य क्या करते थे, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते थे, इसलिए वो मध्य प्रदेश में गिना जाते थे उस समय। और एक लास्ट आता है, अगर आज हम सभी बुक के हिसाब से देखें तो उसमें गुजरात और महाराष्ट्र लिखा रहता है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो 1956 के पहले गुजरात और महाराष्ट्र करके कोई ऐसे कोई दो प्रांत नहीं थे या ऐसे कोई दो राज्य नहीं थे। उस समय एक संपूर्ण राज्य के रूप में बंबई राज्य था, जो टोटल हमारे 1956 के समय 14 राज्य बने थे, उसमें कोई गुजरात और महाराष्ट्र के नाम से नहीं था, उसमें सिर्फ एक राज्य था बंबई। तो उस बंबई राज्य से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा साझा होती थी। उसके बाद जो एक 15वां राज्य बना संशोधन बिल के तहत, तो 15वां राज्य कौन था, वो गुजरात ही था। और फिर बंबई का नाम चेंज करके महाराष्ट्र कर दिया गया। तो हमारे 14 जो राज्य थे वो, उसके बाद जो पहला 15वां राज्य बना था, मतलब उसके बाद जैसे संशोधन के बाद, तो हमारा गुजरात राज्य था। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जो संशोधन करके जो पहला राज्य बनाया गया तो गुजरात राज्य था, या यूं बोल दिया जाए कि 15 राज्य के रूप में किस राज्य की स्थापना हुई थी, तो वो भी गुजरात ही। इस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश का जो 1947 से लेकर 56 तक के समय में जो एरिया था वो सब है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे राज्यों का गठन हुए। तो कैसे राज्यों के गठन हुए, तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में आया वही सबसे पहला कदम था। इसके पहले एसके धर आयोग भी आया। एसके धर आयोग जो था ये 1948 में आया। फिर उसके बाद एक आया जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग जो था वो भी 1948 में आया। 1948, 49 इस तरीके से इनको बोला जाता है। ये क्या थे, दोनों ही आयोग एक ही पद पे चलने वाले आयोग थे। यहाँ पे एसके धर इस आयोग के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, इसलिए एसके धर के नाम से इस आयोग का नाम। और ये जो जेवीपी आयोग था, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये आयोग की अपनी मांग क्या थी राज्यों के गठन करने की, कि प्रशासनिक आधार पर और प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। पर किंतु क्या था, जैसे आज की तारीख में हमारे भारत में कई सारी विभिन्नताएं, भाषाएं, जाति, धर्म सब, तो उसके कारण उस समय भी क्या कई सारे विरोध हुआ करते थे कि नहीं भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। पर जितने भी राजनेता और ये थे राजनेता लोग थे, तो इनका मकसद था कि प्रशासनिक आधार पर किया जाए। तो उससे क्या रहेगा, देश के कहने का मतलब उस समय देश की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। अगर प्रशासनिक आधार पर करते तो उसका मतलब संपन्नता में बहुत ज़्यादा मदद मिलती। पर नहीं, यहाँ पर जो लोगों में विभिन्नता है, जो जाति और धर्म, भाषा के हिसाब से, तो जाति और भाषा, तो मेनली भाषा जो थी वो आपके यहाँ पर ज़्यादा प्रेशराइज थी इस गठन के लिए। तो भाषा के आधार पर लोगों की मांग उठने लगी कि राज्यों का गठन किया जाए, पर इन्होंने बोला प्रशासनिक आधार पर। उसके बाद जेवीपी आयोग आया, वो भी बोलने लगा कि प्रशासनिक आधार पर क्या करना है, राज्यों का गठन करना है।
पर नहीं, जनता जो थी और बाकी जो अपने अपने क्षेत्र के जो प्रांत के राजनेता थे, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने की मांग को उठाया। तो इस तरीके से जेवीपी आया हुआ है। अब जेवीपी क्या है, जे, वी और पी। तो जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जो पी में बता रहा हूं कि पट्टाभी सीतारमैया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि जब 1956 के बाद 14 राज्य बनेंगे, उसमें से एक मध्य प्रदेश जो रहेगा, उसके मध्य प्रदेश के ये जो पट्टाभी सीतारमैया है, ये सबसे पहले राज्यपाल होते हैं। और ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ये पट्टाभी सीतारमैया अगर देखा जाए तो 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस और इनके बीच में कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव भी होता है, तो गांधी का मुख्य चेहरा पट्टाभी सीतारमैया बनते हैं। पट्टाभी सीतारमैया की उस समय हार भी होती है, नेताजी जीत जाते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि गांधी की हार हो गई है नेता सुभाष चंद्र बोस के, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गर्म दल के व्यक्ति थे और गांधी जी नरम दल में। ठीक है, तो ये क्या थे, विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो हमेशा विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों के बीच में टकराव चलता ही रहता है। तो इस तरीके से एसकेधर आयोग आया और जेवीपी आयोग आया। अब उसके बाद हम देखते हैं एक जो मुख्य आयोग, अब एक कांग्रेस नेता थे जो साउथ इंडिया में थे, केरल साइड के इलाके में। तो श्री रामालू करके जो व्यक्ति थे, तो उनका क्या है, यही कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग के दौरान वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और इस समय क्या उनकी मृत्यु भी हो जाती है उसी के दौरान। तो क्या होता है कि उस समय श्री रामालू ये क्या है, इनकी भूख हड़ताल या बोल सकते हैं कि अनशन के दौरान अनशन पर बैठे थे। तो अनशन के दौरान क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, आंदोलन और तीव्र हो जाते हैं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने के। तो इसी के कारण क्या है, तेलुगु भाषी एक राज्य को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर हमारे पूरे संपूर्ण भारत में सबसे पहले राज्य का गठन होता है 1953 में। तो 1953 में जो राज्य का गठन हुआ, तो ये बोल दिया जाए आपसे क्वेश्चन में कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश था 1953। सबसे पहले एक ही राज्य बना था, वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1956 में बाकी अदर राज्य बने और ऐसे करके संपूर्ण 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरियों का निर्माण हुआ। और इस तरीके से पूरे, अब हम समझ लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। अब राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये आया था 1953 में। तो इसको 29 दिसंबर 1953 में इसका क्या हुआ, आयोग का गठन हुआ। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है, फजल अली आयोग। क्योंकि सैयद हैदर फजल अली जो थे वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो कई सारे आयोग और समितियों का नाम व्यक्तियों के आधार पर आप देखते हो कि कई बार लक्कड़वाला समिति है, रघुराम राजन समिति है। तो ये सब इन व्यक्तियों के नाम पे समिति या आयोग का नाम इसलिए रखा जा, राधा कृष्णन आयोग है, तो ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति उस समिति या आयोग के प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, इसलिए उनके प्रेसिडेंट के नाम पर ही उन आयोग और समितियों का नाम रख दिया जाता है। तो फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग भी कहा जाता है इसे। और यही फजल अली क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। और इस आयोग, सबसे पहली बात ये कि 3 सदस्यीय था, मतलब
3 व्यक्तियों के द्वारा बना था, जिसमें एक तो फजल अली थे और जो 2 सदस्य थे 3 लोगों के द्वारा निर्मित किया था। तो 2 सदस्य थे, उसमें थे एक के.एम. पाणिक्कर और एक थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू। इस तरीके से क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग की पूरी जो आयोग बना था उसमें ये 3 पर्सन थे, एक फजल अली थे और 2 थे के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये दोनों सदस्य थे और ये उसके अध्यक्ष थे। इस तरीके से ये इसका जो गठन करवाया था इस आयोग का, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इसका जो गठन जो करा था, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के पंडित नेहरू, उनकी अनुशंसा पर ही किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। और ये क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या करा, 56 में अपना पूरा जो भी है रिपोर्ट सौंपी और पूरे राज्यों का गठन करके इन्होंने बताया कि 1956 के अंदर फिर क्या हुआ, 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इस तरीके से टोटल ये 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर बने। तो उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग की ये पूरी भूमिका रही थी, ये उसके अध्यक्ष थे, ये 2 सदस्य थे। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो राज्य पुनर्गठन आयोग की पूरी प्रोसेस रहती है उस समय। और 1947 से लेकर 1956 के बीच में हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या स्थिति रही है मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको थोड़ा सा उस समय के मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। आगे थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण डाटा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था, वो था हमारा 443,446। कहने का मतलब 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या था, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल था, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 13.49% था। भारत का कितना था कुल, 13.49%, 13.49%। अगर इसी के अगर हम देखें कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, तो पूर्व से जो पश्चिम थी, पूर्व से पश्चिम जो अगर इसकी लंबाई देखी जाए कि यू लेंथ में पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी जो लेंथ थी वो 996 किलोमीटर थी। ठीक, ये ईस्ट टू वेस्ट और ये नॉर्थ टू साउथ, तो ये थी 996 किलोमीटर। और यहीं पर अगर देखा जाए कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जो था उसका था 1127 किलोमीटर। तो ये था 1127 किलोमीटर। इस तरीके से मध्य प्रदेश का एरिया था उस समय। ये उसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण, और ये कुल उसका क्षेत्रफल। और ये कुल क्षेत्रफल उस समय संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत था, 13.49। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के परिचय को पढ़ा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश 1947 से लेकर 56 के बीच में उस मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, उस समय उसका क्या क्षेत्रफल था, उस समय राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित क्या क्या आयोग आए, इसके धर आयोग, जेवीपी आयोग, और राज्य में और लास्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश का परिचय को अभी देखा। ये सर्वप्रथम परिचय था। इसके बाद में इसका वीडियो लेकर जो सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा वो रहेगा 1956 से लेकर सन 2000 तक के मध्य प्रदेश का परिचय। तो अभी ये यहाँ तक, ठीक है, थैंक यू।